अंग्रेज एक तो हमारे राजे महाराजाओं को गद्दी से हटाए लिए और अब ऊपर से हमारा धर्म भी बर्बाद करने पर आमादा है। ससुर सच। अगर झांसी को सही समय रहते उत्तराधिकारी नहीं मिला तो ये झांसी को भी हड़प लेंगे। इतना जाने चिरंजीवियों का जुर्म खत्म, इनके लगाए टैक्स खत्म। यही मौका है, इस बार या उस बार। ये मानव इतिहास की सबसे खूनी क्रांति। 1857 में सेंट्रल और नॉर्दर्न इंडिया में कुछ ऐसा हो जाता है जो ऑलमोस्ट अंग्रेजों को भारत से खदेड़ देता है। इसकी शुरुआत होती है कंपनी के सिपाहियों से, जो कंपनी के अन्याय के खिलाफ विद्रोह करते हैं, और फिर उन्हें ज्वाइन करते हैं फार्मर्स, आर्टिसंस, लोकल रूलर्स, जिनको भी कंपनी ने दबाने की कोशिश की थी। सारे के सारे एक साथ मिलके कंपनी से फाइट करने के लिए खड़े हो जाते हैं। कंपनी की फटके हाथ में आती है। बैटल ऑफ प्लासी के ठीक 100 साल बाद इंडिया के नॉर्दर्न रीजन्स में ये रिबेलियन होता है, जो धीरे धीरे सेंट्रल और ईस्टर्न इंडिया में फैल जाता है और कंपनी को पूरी तरह से हिला के रख देता है। अभी 1857 की मोस्ट ऑफ वीडियोस में या फिर टेक्स्ट में आपको एक सिमिलर पैटर्न मिलेगा। फर्स्ट कॉजेज एक्सप्लेन करेंगे, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस, फिर स्पार्क होता है, एनफील्ड राइफल कंट्रोवर्सी एक्सप्लेन होगी, देन कहाँ पे बैटल हुआ और लीड कौन कर रहा था, फिर उन इंडियन लीडर्स को कैसे और कौन से अंग्रेजी लीडर ने हराया, फिर ये बोलेंगे व्हाई इंडियंस लॉस्ट बैटल, बिकॉज टेक्नोलॉजी नहीं थी, सब एकजुट होके नहीं लड़े, लीडरशिप स्ट्रांग नहीं थी, और अंग्रेज सोल्जर्स के पास ये सब था जो इंडियंस के पास नहीं था। फिर कौन से हिस्टोरियन ने क्या कहा और उसके ऊपर दूसरे हिस्टोरियन ने क्या कहा। तो दैट इज द नॉर्मल सीक्वेंस। हम थोड़ा डिफरेंट अप्रोच लेंगे। वी विल एनालाइज द सिचुएशन एंड ओपिनियंस ऑफ हिस्टोरियंस। तो आपको एनालिसिस भी मिल जाएगा और एग्जाम के लिए मैटर भी मिल जाएगा। एंड ऐसा नहीं कि कन्वेंशनल पॉइंट्स हम डिस्कस नहीं करेंगे, वो भी करेंगे। तो नेविगेट करने के लिए टाइम स्टैम्प जरूर इस्तेमाल करना। अंग्रेजों ने इसे सिपाही विद्रोह करार दिया, लेकिन हिंदुस्तानियों के लिए यह था पहला स्वतंत्रता संग्राम। हिस्टोरियंस जब रिवॉल्ट ऑफ 1857 का वर्णन करते हैं, तब कोई इसे अंग्रेजों के खिलाफ इंडियंस का पहला रेजिस्टेंस कहता है, कोई इसे द ग्रेट इंडियन रिबेलियन कहता है, तो कोई इसे सिर्फ एक छोटा सा सैनिक विद्रोह भी कहता है। कुछ हिस्टोरियंस के हिसाब से तो ये इंडिया का फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है। सावरकर जी ने रिवॉल्ट ऑफ 1857 पर एक किताब लिखी, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। लेकिन इन द वर्ड्स ऑफ आरसी मुजुमदार, द रिवॉल्ट ऑफ 1857 इज नाइदर फर्स्ट नॉर नेशनल नॉर अ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। आरसी मुजुमदार के अकॉर्डिंग रिवॉल्ट ऑफ 1857 ना तो पहला रेजिस्टेंस था, इसके पहले भी अंग्रेज़ों के खिलाफ कई सारे छोटे मोटे रेजिस्टेंस हुए थे, ना तो ये नेशनल था, एरिया वाइज लिमिटेड था मोस्टली टू नॉर्दर्न एंड सेंट्रल पार्ट्स ऑफ इंडिया, और ना ही ये वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा जा सकता है। लेट अस एनालाइज दिस। सी, फर्स्ट टू स्टेटमेंट थोड़ा लॉजिकल लगते हैं। मोस्टली साउथ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट इंडिया इस रिवॉल्ट से थोड़ा दूर ही थे। एंड ये भी सही बात है कि इसके पहले भी अंग्रेज़ों के खिलाफ इंडिया में रिबेलियंस हुए थे, जैसे कि सेंट्रल इंडिया में सन्यासी रिवॉल्ट, या फिर ओडिशा में पैका रिबेलियन, या फिर 1828 का अहोम रिवॉल्ट, या फिर 1800 का मुंडा रिबेलियन। ऐसे कई सारे रिवॉल्ट्स इंडिया के कोने कोने में हुए थे। तो ये फर्स्ट तो नहीं था, लेकिन ये डिसाइसिव ज़रूर था। इसे वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इसलिए भी कहा जाता है बिकॉज जो भी फाइट कर रहे थे वो कंपनी के इकोनॉमिक, रिलीजियस, सोशल, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज से परेशान थे एंड उनको ये रूल कैसे भी करके एस्केप करना था। लौट जाएं वो घर को अपने। हाँ, लेकिन ये रिवॉल्ट में रिवोल्यूशनरी ऐसा कुछ नहीं था, इन द सेंस दैट जो फाइट कर रहे थे उन्हें पुराने मेडिवल एडमिनिस्ट्रेटिव फॉर्मेट, पुरानी रिजिम में वापस जाना था। अपने मुल्क के बादशाह से मिलने हम दिल्ली जाते। अभी थोड़ा कन्वेंशनल पार्ट भी देखते हैं बिकॉज क्रोनोलॉजी समझना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद फिर से थोड़ा एनालाइज करेंगे। तो व्हाट वेर द कॉजेस ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857?
रिवॉल्ट ऑफ 1857 के कई सारे कॉजेस थे, जैसे इकोनॉमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव, सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस एंड मिलिट्री। चलिए अब एक एक करके सारे कॉजेस को समझते हैं। पहले आता है इकोनॉमिक कॉज। जो भी कंपनी की पॉलिसीज थी उन्होंने इंडियन एग्रीकल्चर और ट्रेडिशनल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। इंडिया की सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी भी ब्रिटिश के इकोनॉमिक पॉलिसीज के कारण टूट चुकी थी। जॉन सुलिवन, जो मद्रास बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का प्रेसिडेंट था, उसने ब्रिटिश के एक्सप्लॉयटेटिव रूल को लेकर कहा था, आवर सिस्टम एक्ट्स वेरी मच लाइक अ स्पॉन्ज, ड्रॉइंग अप ऑल द गुड थिंग्स फ्रॉम द बैंक्स ऑफ द गैंजेस एंड स्क्वीजिंग देम डाउन ऑन द बैंक्स ऑफ द थेम्स। तो इंडियन वेल्थ लैंड ऑफ गंगा से ड्रेन की जा रही थी और लैंड ऑफ थेम्स में डंप की जा रही थी। तो इसके कारण जमींदार, मिडलमैन, आसान भाषा में जिनका कंपनी के पॉलिसी से नुकसान हुआ था, वो सारे कंपनी के रूल से नाराज थे। दूसरा रीज़न था एडमिनिस्ट्रेटिव कॉज। इसमें ये प्रॉब्लम था कि करप्शन बहुत बढ़ने लगा था। पुलिस, जुडिशरी, स्पेशली जो लोअर ब्रांचेस है, वो सारे बेरोक ठोक करप्शन में एंगेज होने लगे थे। और तो और आम लोगों को लीगल कॉम्प्लेक्सिटीज नहीं समझ में आती थी। इस बात का एडवांटेज उठाकर अमीर लोग गरीबों को और एक्सप्लॉइट करने लगे थे। दूसरा रीज़न ये था कि ब्रिटिश ने पॉलिसी ऑफ एक्सक्लूजन परस्यू किया था। इसका मतलब ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में जो हाई पेइंग जॉब्स थे उसमें इंडियंस को एंट्री मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। इसके अलावा जो आर्टिस्टिक प्रोफेशन थे, जैसे डांसर्स या फिर सिंगर्स, ट्रेडिशनली उनको राजा से पेट्रोनेज मिलता था ताकि वो सस्टेन कर पाए। पॉलिटिकल पेट्रोनेज मिलना एक कलाकार के लिए काफ़ी बड़ी बात होती है। जब से ये इंग्लिश रूल आया, उन्होंने पॉलिटिकल पेट्रोनेज हटा दिया था, तो आर्टिस्ट लोग भी गुस्सा थे। तीसरा कॉज है द सोशल कॉज। ब्रिटिश अपनी एक अलग पहचान रखते थे। वो इंडियंस के साथ मोस्टली कभी मिक्स ही नहीं हुए। इससे पहले जो भी सिग्निफिकेंट फॉरेन इन्वेडर्स आए, उन्होंने सूनर और लेटर इंडिया को अपना घर बनाया। दे बिकेम द पार्ट ऑफ इंडियन कल्चर। रिलेटिवली अंग्रेज थोड़े डिफरेंट थे। 200 साल राज करने के बाद भी दे ट्रीटेड इंडिया एज अ कॉलोनी ओनली, और उनमें एक फीलिंग ऑफ रेशियल सुपीरियोरिटी और एरोगेंस था कि वो वाइट है और हम ब्राउन। वो समझते थे कि उनकी लैंग्वेज, कल्चर और लाइफस्टाइल इंडियंस से बेटर है, तो इस वजह से उनका इंडियंस के प्रति एक डिस्क्रिमिनेटरी एटीट्यूड बन गया था। नाउ लेट अस डिस्कस द पॉलिटिकल कॉज। पॉलिटिकल रीज़न ये था कि ब्रिटिश ने पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन परस्यू की थी, जहाँ पर एक एक करके सारे इंडियन रूलर्स की किंगडम्स ब्रिटिश के अंडर आ गई। सब्सिडियरी अलायंस, पैरामाउंट सी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इन पॉलिसीज़ का यूज़ करके इंडियन स्टेट्स के जो भी राजा महाराजा थे उन्हें सब्जुगेट किया जा रहा था। ब्रिटिश रेसिडेंट का कोर्ट में होने से राजा का इंडिपेंडेंस एंड ऑटोनॉमी सैक्रिफाइस हो गई थी। ना कोई पॉलिटिकल कोड ऑफ कंडक्ट था, ना कोई कोड ऑफ मोरालिटी। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करके अंग्रेज़ों ने कई सारी किंगडम्स हड़प ली। डॉक्ट्रिन के हिसाब से किंगडम को सिर्फ रूलर का बायोलॉजिकल बेटा ही इनहेरिट कर सकता है, ना कि अडॉप्टेड सन। अडॉप्टेड सन्स के पास राइट टू असेंड द थ्रोन नहीं होगा। तो कई सारे इंडियन स्टेट जिनके बायोलॉजिकल सन नहीं थे, लेजिट वारिस नहीं था, उनको ये डर हमेशा था कि उनका टाइटल, प्रिविलेजेस और उनका राज्य उनसे छीना जाएगा, एंड नेचुरली वो इंग्लिश रूल के खिलाफ थे। 1848 से लेके 1856 तक डलहौजी ने सातारा, संबलपुर, झांसी, अवध ऐसे राज्यों को पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के थ्रू एनेक्स किया था। तो इन कारणों की वजह से एक क्लास ऑफ डिससेटिस्फाइड रूलर्स क्रिएट हो गया था, जो रिवॉल्ट में पार्टिसिपेट भी करता है और जगह जगह पर लीडरशिप भी प्रोवाइड करता है। अब डिस्कस करते हैं द रिलीजियस रीजन। अंग्रेज एक तो हमारे राजे महाराजाओं को गद्दी से हटाए लिए और अब ऊपर से हमारा धर्म भी बर्बाद करने पर आमादा है ससुर। कुछ इंडियंस को हमेशा से ही यही डर था कि कहीं क्रिश्चियन मिशनरीज उनका धर्म परिवर्तन ना करे, उन्हें क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट ना कर दे। एंड इस डर के पीछे वैलिड रीज़न भी थे, क्योंकि कई सारी क्रिश्चियन मिशनरीज रैम्पंट कन्वर्शंस कर रही थी। अपने रूल के इनिशियल फेजेस में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कन्वर्शंस पे ज़्यादा जोर नहीं दिया था, पर 1813 के चार्टर एक्ट के पॉलिसी के बाद मिशनरी एक्टिविटीज़ ज़्यादा बढ़ गई थी। 1850 में गवर्नमेंट ने रिलीजियस डिसेबिलिटीज़ एक्ट पास किया था, जिसके अनुसार क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होने के बाद उसे एंसेस्टरल प्रॉपर्टी इनहेरिट करने का राइट मिलेगा।
यानी अगर आप क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो रहे हो तो आपको प्रिविलेजेस मिलेंगे और ये बेनिफिट से आप वंचित रहोगे अगर आप अपने ओरिजिनल रिलीजन में रहोगे। यही कन्वर्जन प्रैक्टिसेस ने इंडियंस के रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट किया था। हमारा धर्म भी बर्बाद करने पर आमादा है ससुर। इसके अलावा भी अंग्रेज़ों ने कई सारे हिंदू कस्टम्स में इंटरफेरेंस किया था, जैसे कि जनरल विलियम बेंटिक ने पास किया हुआ अबॉलिशन ऑफ सती रेगुलेशन एक्ट, देन विडो री मैरिज एक्ट जिसे डलहौजी ने ड्राफ्ट किया था, और प्रमोशन ऑफ गर्ल्स एजुकेशन। ये सारे रिफॉर्म्स वैसे तो प्रोग्रेसिव थे, लेकिन उस समय में इट वाज लाइक एन आउटसाइडर इज इंटरफेयरिंग इनटू आवर रिलीजियस मैटर्स, ऐसा कई सारे लोगों को लग रहा था। अभी डिस्कस करते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज, दैट वाज अ मिलिट्री कॉज। इंडियन रिक्रूटेड इन्फेंट्री सोल्जर्स को EIC में सिपॉय कहते थे। उन्हें कंप्लीट फ्रीडम था कास्ट रूल्स फॉलो करने का, पर 1820s और 1830s के बाद गवर्नमेंट ने यूनिफॉर्म कल्चर लागू किया जिसे सबको फॉलो करना होगा, और उसमें वन ऑफ द कंट्रोवर्शियल क्लॉज था सिपॉय शुड ड्रॉप कास्ट बेस्ड प्रैक्टिसेस। तो इन शॉर्ट कंपनी ने पहले वाले प्रिविलेजेस और लिबर्टीज़ को काट दिया था टू ब्रिंग मोर डिसिप्लिन इनटू आर्मी। एक सिपॉय की सैलरी पहले से ही कम थी और प्रमोशन का कोई भी चांस नहीं था। टॉप पोस्ट इंडियंस के लिए हार्डली ओपन थी। इन रीजंस के कारण जो योग्य थे वो तो ऑलरेडी अपसेट। एट द बैकड्रॉप ऑफ दिस, डलहौजी ने इंडियन पोस्ट ऑफेंस एक्ट 1854 उसके अनुसार किसी भी इंडियन सिपॉय को अगर अपने फैमिली को लेटर सेंड करना है या फिर किसी को भी लेटर सेंड करना है तो उनको 1 आना यानी 25 पैसे फीस के तौर पर देना पड़ता था। और तो और 1856 में कैनिंग जनरल सर्विसेज एनलिस्टमेंट एक्ट पास करता है, जिसके तहत जो भी अलाउंसेस एक सिपाही को मिलते थे जिसे भत्ता कहा जाता था उसे अबॉलिश कर दिया था। इतना ही नहीं, इस एक्ट ने ये भी डिमांड किया था कि इंडियन सिपॉय को ओवरसीज़ यानी आउट ऑफ इंडिया दूसरे नेशंस में सर्व करने की ड्यूटी पड़े तो उन्हें जाना ही होगा। और इंडिया में कई सारे लोगों का ये बिलीफ था कि अगर वो सी क्रॉस करेंगे तो दे विल लूज देयर रिलीजन। 1824 बर्मा वॉर में कंपनी के सोल्जर्स को ऑर्डर था कि वो वहाँ सी रूट से जाए, बट सोल्जर रिफ्यूज़ करते हैं। इंस्टेड ये कहते हैं कि हम लैंड रूट प्रेफर करेंगे। इसी कारण कंपनी ने सोल्जर्स को सीवियरली पनिश भी किया था। तो ये सारे पॉलिसीज़ की वजह से सोल्जर्स में ऑलरेडी डिसकंटेंट था, लेकिन इस डिसकंटेंट को स्पार्क करने वाला इंसिडेंस होता है नॉर्थ इंडिया की एक रेजिमेंट में। इमीडिएट कॉज ऑफ 1857, अंग्रेज़ों ने ब्राउन बेस बंदूक को रिप्लेस करके एनफील्ड राइफल्स का इस्तेमाल करना स्टार्ट किया था। नई एनफील्ड राइफल दुनिया की सबसे अच्छी राइफल है। तो गन पाउडर बंदूक में लोड करने से पहले ग्रीस्ड कार्ट्रिज को दांत से काटना होता था। सोल्जर्स को गन यूज़ करने में कोई दिक्कत नहीं थी, बट जो ग्रीस्ड कार्ट्रिज की कोटिंग थी वो पिग और काऊ फैट से बनाया था। कारतूस में चर्बी है सर। उसे दांत से काटना होता था। काऊ एक हिंदू के लिए होली जानवर था, तो पिग एक मुस्लिम के लिए टैबू। रिलीजियसली एक हिंदू और एक मुस्लिम के लिए ये काफ़ी ऑफेंसिव एक्ट था। ये न्यूज़ कंपनी की आर्मी में फैल गई। ये बात ने इंडियंस की रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट कर दिया। विश्वास किया और आपने मुझे धोखा दिया। 8 अप्रैल 1857 में बराकपुर रेजिमेंट का एक यंग सोल्जर मंगल पांडे अपने ऑफिसर पे अटैक करता है। इस एक्शन को लेके उसे फांसी पे चढ़ाया जाता है। आर्मी में माहौल काफ़ी गर्म हो जाता है। ये जो सारा डिसकंटेंट था उसे एक ओपनिंग मिल जाती है इस एक्ट के कारण। कुछ दिनों बाद कुछ सिपाही आर्मी ड्रिल करने से इनकार कर देते हैं बिकॉज ऑफ ग्रीस्ड कार्ट्रिज इशू। 9 मई को कंपनी के 85 सोल्जर्स को सर्विस से डिसमिस किया जाता है और उन्हें 10 साल की कैद की सज़ा सुनाई जाती है। 10 मई पे मेरठ रेजिमेंट के कुछ सिपाही मिल के जेल पे ढाबा बोल देते हैं। वो कैद किए हुए सिपाहियों को छुड़ाते हैं और एक्शन में कुछ इंग्लिश ऑफिसर्स को मार देते हैं। बंदूक, गोला बारूद सब कलेक्ट करके ब्रिटिश बिल्डिंग्स जो भी थी उन्हें जला देते हैं एंड अंग्रेज़ों के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर देते हैं। ब्रिटिश रूल ख़त्म करने की उन्होंने ठान ली थी। उसके बदले वो मुग़ल एम्पायर फिर से रीइंस्टेट करने की सोच से मेरठ से दिल्ली चल के जाते हैं। हमें जरूरत एक समझदार नेता की। अपने मुल्क के बादशाह से मिलने हम दिल्ली जाते। चल रे सिपाही दिल्ली, चल दिल्ली चल।
ये सारी बातें आसपास के रेजिमेंट्स में भी फैल जाती है। वो भी एकजुट होकर रिबेलियन करते हैं। एक पैटर्न रिपीट होता है। वो अपने ऑफिसर्स को टपकाते हैं, गोला बारूद बंदूक उठा लेते हैं और बिल्डिंग्स को आग लगा के बाकी के सोल्जर्स जो रेड फोर्ट जा रहे थे उनको ज्वाइन करते हैं। सोल्जर्स ओपनली ब्रिटिश पावर को चैलेंज कर रहे थे और वो मुग़ल राजा को अपना लीडर बनाना चाहते थे, बट बहादुर शाह जफ़र लीडरशिप एक्सेप्ट करने में झिझक रहा था। लेकिन वो अंग्रेज कहाँ है? उसको ये बात की समझ थी कि अगर एक भी स्टेप गलत पड़ गया, इधर उधर पड़ गया तो सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। जैसे तैसे मुग़ल एम्परर मान जाता है। तूफानी लहर उठ रही है झापना, उसके साथ नहीं तेरे तो डूब जाएंगे। और बाकी के राजाओं को खत लिखता है और रिबेलियन ज्वाइन करने का इनविटेशन देता है। एक हफ्ता कुछ खास नहीं होता। ये तूफान के पहले से की शांति थी। धीरे धीरे ये बात फैलने लगी और जगह जगह पर छोटे मोटे विद्रोह होना चालू हो जाता है। एक के बाद एक रेजिमेंट रिबेलियन ज्वाइन करती है और दिल्ली, कानपुर, लखनऊ ऐसे जगहों पर म्यूटिनी के नोडल पॉइंट्स तैयार हो जाते हैं। कानपुर में नाना साहब और तात्या टोपे ब्रिटिश फोर्सेस को भगाते हैं। नाना साहब, यही मौका है। तो लखनऊ में ब्रिजेश कादिर एंड बेगम हजरत महल रिवॉल्ट करती है। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई रेबल फोर्सेस को लीड करके अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ती है। बरेली में खान बहादुर खान और गाजियाबाद से मौलवी अहमदुल्ला और बर्रा बिहार से कुंवर सिंह, इन सारे जगहों से अंग्रेज़ों को खदेड़ा जाता है। अब फर्स्ट इनिंग ख़त्म हुई है। फर्स्ट इनिंग के बाद इंडियन स्टेट्स का पलड़ा भारी होता है, लेकिन ब्रिटिश सेकेंड इनिंग्स में पूरी तैयारी के साथ उतरते हैं। इंग्लैंड से रीइंफोर्समेंट मंगाते हैं, नए लॉज पास करते हैं जिससे रेबल्स को पकड़ना और सज़ा देना आसान हो जाता है। लोकल रिबेलियन को कर्ब करने के लिए ब्रिटिश ऑफिसर्स को डिप्लॉय किया जाता है, जैसे कि दिल्ली में जॉन निकोलसन, जेम्स आउटरम और विलियम हडसन को डिप्लॉय किया जाता है। लखनऊ और कानपुर में कॉलिन कैम्बल, तो अर्रा में विंस्लो टेलर और झांसी में ह्यू ग्रोस। ब्रिटिश फोर्सेस सितंबर 1857 में दिल्ली कैप्चर कर लेती है। बहादुर शाह जफ़र के जो भी बच्चे थे उनको मार के बहादुर शाह जफ़र और उसकी वाइफ को रंगून जेल में भेजा जाता है। वहाँ वो 1862 में एक्सपायर हो जाता है। मार्च 1858 को कंपनी फिर से लखनऊ पे कंट्रोल जमाती है। रानी लक्ष्मीबाई जून 1858 में मारी जाती है और झांसी भी अंग्रेज़ों के कंट्रोल में आता है। तात्या टोपे सेंट्रल इंडिया के जंगल्स में एस्केप हो जाते हैं और फाइट कंटिन्यू करते हैं, बट 1859 में उनकी भी मौत हो जाती है। नो डाउट इस रिवॉल्ट में कुछ स्पेसिफिक पैटर्न्स और कैरेक्टरिस्टिक थी। नो डाउट कि ये इमीडिएट कॉज के कारण सिपॉइस ने शुरुआत की, पर क्या हम इसे सिर्फ एक सिपॉय म्यूटिनी कह सकते हैं? नहीं, क्योंकि ये रिवॉल्ट सिर्फ आर्मी और सिपॉइस तक रेस्ट्रिक्टेड नहीं था, बल्कि कई सारे आम लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। और अगर सिर्फ सिपॉय म्यूटिनी थी तो बॉम्बे और मद्रास की आर्मी तो इसमें पार्टिसिपेट भी नहीं करती है, वो न्यूट्रल रहते हैं। इनफैक्ट सिख और गुरखा रेजिमेंट ने तो इस रिबेलियन में ब्रिटिशर्स को हेल्प किया था। अवध पूरी तरह से ओपन रिबेलियन में था। बंगाल, बिहार और आसपास के एरियाज़ ने भी इस रिवॉल्ट में पार्टिसिपेट किया। तो अब क्या हम इसे नेशनल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कह सकते हैं? नहीं। एक रीज़न तो ये है कि नेशन कॉन्सेप्ट इंडिया में पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ था, और अगर आज का इंडिया देखा जाए तो उसके कंपैरिजन में ये रिवॉल्ट नॉर्दर्न एंड सेंट्रल इंडिया तक ही सीमित था। साउथ इंडिया तक इसका स्प्रेड नहीं हुआ था। इसका मतलब पूरा साउथ इंडिया रिवॉल्ट से बाहर था। और ऐसे भी लोग थे जो ब्रिटिश रूल से बेनिफिट करते थे, जैसे मनी लेंडर्स और एजुकेटेड इंडियंस। उन्हें नहीं लगा कि हमें इस रिवॉल्ट में ब्रिटिश के खिलाफ पार्टिसिपेट करना चाहिए। और भी कई सारे सेक्शन ऑफ सोसाइटी थे जिन्हें एक नेशन में रहकर भी एक सेंस ऑफ नेशनल आइडेंटिटी और कॉमन कॉज नहीं मिली ब्रिटिश के खिलाफ लड़ने के लिए। हाँ, लेकिन इस रिवॉल्ट का एक एंटी फॉरेन नेचर तो था, और ये रिबेलियन का एजेंडा था कि ब्रिटिश को इस देश से भगाना है। पर उसके बाद क्या? इसमें कोई क्लैरिटी नहीं थी, विजन नहीं थी, फॉरवर्ड लुकिंग एजेंडा नहीं था। अंग्रेजों के बाद क्या होए, किसका राज यहाँ पर होए, हम ना जाने। इस रिवॉल्ट के बहुत सारे वीकनेसेस भी थे, जैसे ये रिवॉल्ट एक पैन इंडियन कैरेक्टर नहीं अचीव कर पाया। कुछ रूलर्स और ज़मींदार्स ब्रिटिश अथॉरिटीज़ से इतना डरे हुए थे कि उन्होंने इस रिबेलियन में पार्टिसिपेशन करना उचित नहीं समझा। मिडिल क्लास पॉपुलेशन जो थी वो थोड़ी लिबरल प्रोग्रेसिव ख्यालात की थी। उन्हें रेबल ग्रुप्स का कंजर्वेटिव थॉट्स पसंद नहीं था,
वो ब्रिटिश के सोशल और एजुकेशनल रिफॉर्म से खुश थे। पुरानी घिसी पिटी मेडिवल एजेस वाली सिस्टम में जाना उन्हें प्रैक्टिकल नहीं लग रहा था, तो मिडिल क्लास भी मोस्टली न्यूट्रल थे। इंडियंस के पास अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने के लिए स्ट्रेंथ इन टर्म्स ऑफ फोर्स एंड मटेरियल नहीं था, जबकि ब्रिटिश के पास ना फोर्स की कमी थी, ना मटेरियल रिसोर्सेज की, ना ही टेक्नोलॉजी की। ब्रिटिश के पास एक सेंट्रलाइज्ड ब्यूरोक्रेसी थी और यूरोपियन ऑफिसर्स के मारे जाने के बाद उन्होंने ये ठान लिया था कि हम तो पूरी ब्रिटिश एम्पायर को रिक्लेम करके ही रहेंगे। ब्रिटिशर्स के पास टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन मीडियम्स का एक्सेस था, जैसे रेलवेज, पोस्ट और टेलीग्राफ। रेबल्स के पास थी ब्रेवरी और फाइट करने की एक्साइटमेंट, बट अनफॉर्चुनेटली एक ऑर्गेनाइज्ड कंपनी को हराने के लिए ये सब इनफ नहीं था। रिबेलियन को पूरी तरह सप्रेस करने से पहले ही ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया, एक्ट ऑफ बेटरमेंट ऑफ इंडिया 1858। इसे क्वींस प्रोक्लेमेशन के नाम से भी जाना जाता है। इंडिया ब्रिटिश की प्राइज्ड कॉलोनी थी, इसी कारण बेटर मैनेजमेंट के लिए इंडिया की जिम्मेदारी ईस्ट इंडिया कंपनी से हटा के ब्रिटिश क्राउन के हाथों दी गई थी। इन एक्ट ने बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को अबॉलिश किया था और इसी तरह से डबल गवर्नमेंट का दौर ख़त्म हुआ और इसकी जगह स्टेट सेक्रेटरी का ऑफिस क्रिएट किया गया। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर था, जिसको 15 काउंसिल ऑफ मेंबर्स असिस्ट करते थे। इस काउंसिल को इंडियन काउंसिल या काउंसिल ऑफ इंडिया भी कहते थे। इंडिया में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को वॉइस रॉय का टाइटल असाइन किया था। वॉइस रॉय के पास एक 4 मेंबर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी और ये मेंबर्स उसके एडवाइज़र्स और हेड ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते थे। 1858 के पहले कैलकाटा प्रेसिडेंसी में होता था गवर्नर जनरल और एग्जीक्यूटिव काउंसिल, और गवर्नर ऑफ बॉम्बे और गवर्नर ऑफ मद्रास बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी में होते थे। इन सब के ऊपर होता था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा। ये लंदन से डबल गवर्नमेंट का सिस्टम था और इनके ऊपर पार्लियामेंट थी जो कि ब्रिटिश क्राउन के अंडर थी। 1858 के बाद डबल गवर्नमेंट का सिस्टम अबॉलिश करके स्टेट ऑफ सेक्रेटरी सिस्टम लाया गया, जिसे वॉइस रॉय रिपोर्ट करता था। इस एक्ट ने इंडियन रूलर्स की डिग्निटी प्रिजर्व करने पे जोर दिया। 1857 के बाद इंडियन किंगडम्स की एनेक्सेशन नहीं होगी। इसका मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट एनेक्सेशन पॉलिसी और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लागू नहीं करेगी। इवन अडॉप्टेड सन्स को भी किंगडम पास ऑन किया जा सकता है, ये प्रोविज़न थी। लेकिन इंडियन रूलर्स को क्वीन की सॉवरेनिटी मानना होगा और क्वीन के बिहाफ इन राज्यों को संभालना होगा। आर्मी में इंडियन सोल्जर्स की मात्रा घटाई जाएगी तो यूरोपियंस की संख्या बढ़ाई जाएगी। फार्मर फैमिलीज़ यानी अवध, बिहार, सेंट्रल इंडिया और साउदर्न इंडिया, ये जो स्टेट्स है जहाँ पे फार्मिंग फैमिली का मेजर ऑक्यूपेशन है, ऐसे एरिया से रिक्रूटमेंट घटाई जाएगी। इंस्टेड गुरखाज, सिख्स एंड पठान्स, इन्हें मिलिट्री क्लैंस आइडेंटिफाई किया गया, यानी मोस्टली जो रिवॉल्ट में ब्रिटिश के साथ लॉयल थे उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा। ये भी डिसाइड किया गया कि आने वाले समय में नेटिव पॉपुलेशन के कस्टम्स एंड सोशल प्रैक्टिसेस को प्रिजर्व किया जाएगा। इवन लैंडलॉर्ड्स और ज़मींदारों के लैंड राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा। तो ऐसे ही व्यापारी कंपनी हटाई जाती है और ईस्ट इंडिया कंपनी का इंडियन चैप्टर क्लोज हो जाता है। सो दिस वॉज द वीडियो ऑन रिवॉल्ट ऑफ 1857। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।